तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। आज मंडे, हफ्ते की नया दिन, नई शुरुआत। कहानी पे आता हूं सीधे। एक कहानी शुरू हुई थी 2 अक्टूबर को, गांधी जयंती के दिन, एक क्रूज पर एक ड्रग रैकेट के जरिए, जिसमें उस वक्त 8 लोगों को पकड़ा गया। धीरे धीरे तादाद 20 तक पहुंची और इन 20 में एक नाम जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में रहा, वो इसलिए क्योंकि बाप उसका कोई और नहीं, शाहरुख खान। उसके बाद से लगातार जमानत खारिज, फिर आगे, फिर आर्थर रोड जेल, सारी कहानी आप पिछले करीब आज 25 से 23 दिन से सुन ही रहे हैं। कल बॉम्बे हाई कोर्ट में ज़मानत पर फैसला होना है। कल ज़मानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कल करीब 24 दिन हो जाएंगे जेल में। पहले शाहरुख खान, आज गौरी खान सुबह सुबह आर्यन खान से जेल में मिलने पहुंची, आर्थर रोड जेल पर। इस बीच में एक दूसरी कहानी लगातार चलती रही और वो थी एनसीबी और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर उंगलियां उठाने का सिलसिला। समीर वानखेड़े के बारे में डिटेल में आपको मैंने कहानी में ही कहानी सुनाई थी। परसों मेरी उनसे लंबी बातचीत हुई इसी केस को लेकर। चूँकि एक रिपोर्टर हूँ तो उसके ज़रिए बातचीत होती रहती है, तो मेरी उनसे बात हुई। कल एक फिर बम फटा। इससे पहले महाराष्ट्र के एक मंत्री नवाब मलिक, कई इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि किस तरीके से पंचनामे जो गवाह थे वो पहले से जान पहचान के थे, कैसे गवाह जो है वो आर्यन को अपनी कस्टडी में लेके जा सकता है, उसका कोई मतलब अथॉरिटी नहीं है। बाकी चीज़ें भी सब इल्ज़ाम लगते रहे। लेकिन कल इस पूरे मामले में सबसे पहली बार एक बड़ा इल्ज़ाम एनसीबी के ऊपर लगा है और इस इल्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें हैं। और मुझे लगता है कि ये पहली बार है जब एनसीबी और एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर सीधे उंगलियां उठी हैं और यहाँ मामला सीधे सीधी वसूली, उगाही और रिश्वत की है। आपको याद होगा, ज़्यादा दिन पुरानी बात नहीं है, इसी साल की है। फरवरी से शुरू हुई थी, करीब जून जुलाई तक ये किस्सा चला था महाराष्ट्र में। जब एंटीलिया केस हुआ तो कैसे ये कि एक कार में बॉम्ब था, बॉम्ब के बाद तफ्तीश हुई, सचिन वाजे इंस्पेक्टर इसकी जांच कर रहे हैं, फिर पता चला कार मनसुख हिरेन का है, मनसुख हिरेन की लाश मिलती है। सचिन वाजे जो जांच कर रहे थे खुद पता चलता आरोपी हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद सचिन वाजे महाराष्ट्र के गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर का नाम लेते हैं, अनिल देशमुख का। अनिल देशमुख की कुर्सी चली जाती है, उनको हटना पड़ता है। अनिल देशमुख जाते जाते मुंबई के पुलिस कमिश्नर के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि उनके वसूली के वो धंधे में शामिल हैं। फिर इस चक्कर में जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे उनकी भी कुर्सी चली जाती है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, परमवीर सिंह। और अब कहते हैं कि पिछले 1-1.5 महीने से परमवीर सिंह गायब हैं, लापता हैं, कहीं मिल नहीं रहे हैं। तो ये कहानी उसी मुंबई की थी जहाँ एक केस शुरू होता है और उसमें एक से एक कहानियाँ सामने आती। सेम लगभग ये कहानी दोहराई जा रही है इस केस में, क्रूज ड्रग केस में। क्रूज ड्रग केस में जो नई जानकारी आई है, जो खुलासा हुआ है, उसमें एक बहुत ही सीरियस बात है और सीरियस एलिगेशन है। एलिगेशन ये है कि जिस रात आर्यन खान और उसके साथ 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उनकी गिरफ्तारी ऑफिशियल नहीं हुई थी। तब तक ये था कि हिरासत में है और हिरासत में ये हो सकता है कि आपको पूछताछ के बाद छोड़ दिया जाए। और एनसीबी ने कहा था कि उन्होंने 3 या 6 लोगों को छोड़ा भी, बल्कि 14 लोगों को पकड़ा था, 6 को छोड़ दिया उस रात। तो छूटने वाला कोई भी हो सकता है। अब उसी को लेकर एक इल्ज़ाम ये है कि उस रात आर्यन को ऑफिशियल अरेस्ट करने से पहले कुछ घंटे मांडवाली हुई थी, यानी कुछ डीलिंग चल रही थी। और ये डील शुरू हुई थी 25 करोड़ रुपए से कि 25 करोड़ दिया जाए तो आर्यन का नाम हट जाएगा। और आर्यन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक लेडी आई थी जो एक विटनेस है उसके हिसाब से, जिनका नाम है पूजा ददलानी, जो शाहरुख खान की मैनेजर है। और वो उन 2 लोगों के साथ मिलती है जो इस पंचनामे में जो गवाह है, और बातचीत होती है कार के अंदर। बाद में एक जो गवाह है मेन, वो दूसरे से जो फ़ोन पे बात कर रहा है वो सुनता है कि 25 करोड़ का तो तुमने बम छोड़ दिया है, लेकिन चलो 18 करोड़ में सेटल कर लेते हैं, क्योंकि इसमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को भी देना है। अब ये जो सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, हुआ ये कि कल इस मामले में एक पंचनामे पे जो लोगों ने दस्तखत किए, कुल 9 लोगों ने पंचनामे पे दस्तखत किए थे उस दिन जब ये क्रूज़ पे रेड पड़ा था। और इसमें कुल 9 गवाह हैं, जिसमें दूसरे नंबर का जो गवाह है उसका नाम है प्रभाकर राघोजी सेल।
ये अंधेरी ईस्ट का रहने वाला है, मुंबई का। कल प्रभाकर ने अचानक सुबह, हमारे आज तक के साथी हैं मुंबई में, कमलेश सुतार, उनसे बात की और उसने कहा कि उसे कुछ कहना है इस पूरे क्रूज़ रेट के बारे में और सच्चाई बतानी है। यहाँ ये याद रखिए कि ये प्रभाकर एक पंचनामे पे दस्तखत करने वाला एनसीबी का एक विटनेस है और वही कह रहा है कि मुझे कुछ कहना है। हमारे साथी कमलेश सुतार जाते हैं, उसका इंटरव्यू लेते हैं, सोशल मीडिया पर है, आप सुन सकते हैं। और इस इंटरव्यू के बाद बाकायदा प्रभाकर वकील के ज़रिए एक एफिडेविट बनवाता है, नोटरी पेपर, और करीब 5 पन्नों का है और ये नोटरी पेपर की कॉपी है मेरे पास। इस एफिडेविट में वो पूरी कहानी बताता है कि 2 अक्टूबर को क्या हुआ और 2 अक्टूबर से लेकर अब तक क्या हुआ। अब वो सच बताता है, अब उसके हिसाब से, पर ये कितना सच है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आजकल एक और भी चीज़ चल रहा है कि हर एक कोई सत्यमेव जयते लिख रहा है ट्वीट पे। सबसे पहले जिस दिन बेल खारिज हुई थी आर्यन खान की, तब समीर वानखेड़े ने ट्वीट किया था सत्यमेव जयते। इसके बाद एक एलिगेशन लगाया नवाब मलिक ने, उन्होंने भी लिखा सत्यमेव जयते। तो अब ये एक चल रहा है। तो अब सवाल ये है कि यहाँ पे सच एक है और दावा कई लोग कर रहे हैं कि ये हमारा सच है, वो कह रहे हैं ये हमारा सच है, वो कह रहे हैं हमारा सच है। अब इसमें कोई एक तो सच है, बाकी सब झूठ, बट वो सच कौन झूठ कौन ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन इस गवाह की एफिडेविट और इसके बयान और पूरी बातचीत से बहुत सारे संगीन सवाल खड़े हो रहे हैं और ये कहानी कुछ सामने आ रही है। पूरी कहानी क्या है ये अब आपके सामने रखता हूँ। इस प्रभाकर राघोजी के एफिडेविट और बयान के मुताबिक 22 जुलाई 2021 को केपी गोसावी नाम के एक शख्स ने इसे हायर किया। प्रभाकर मुंबई में एक पर्सनल बॉडीगार्ड या बॉडीगार्ड सप्लाई करने का काम करता है। तो गोसावी ने कहा कि उसे एक बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, तो खुद प्रभाकर उसके पास पहुंचा, ये उसका पर्सनल बॉडीगार्ड बना और 22 जुलाई से इसके साथ रहा। इस दौरान में उसने कहा कि मेरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है। अब केपी गोवासी कौन है ये भी आपको बता देता हूँ। गोसावी ये वही है जो जिसकी तस्वीर वायरल हुई थी, आर्यन खान के साथ कुर्सी पे बैठा हुआ एक, जिसके बाल नहीं है सर पे। तो ये है वो केपी गोसावी, जिसका पर्सनल बॉडीगार्ड प्रभाकर राघोजी सेल, और ये भी उस पंचनामे में एक गवाह जिसके दस्तखत हैं एनसीबी के रिकॉर्ड पर। इस शख्स ने कल अपना बयान दिया और एफिडेविट तैयार किया और सारी जो उंगलियां उठाई हैं इसने एनसीबी पर। तो इसकी पूरी कहानी कि 2 अक्टूबर को क्या कुछ कैसे हुआ, पहले मैं आपको इसके एफिडेविट के ज़रिए सुनाता हूं, क्योंकि ये कोर्ट का दस्तावेज़ है और अगर ये झूठा है तो फिर ये फंसेगा। इसका कहना है कि पहले से ही तारीख से इसने कुछ लिखा हुआ है, लेकिन यह है कि 1 अक्टूबर को रात करीब 9:45 बजे गोसावी ने इसको फ़ोन किया था और कहा था कि अगले दिन सुबह 7:30 बजे तुम तैयार रहना, ज़रूरी काम है। इसके बाद बोला कि 2 अक्टूबर को सुबह 7:30 बजे गोसावी ने इसे कॉल किया और कॉल करने के साथ साथ उसको जीपे पे 500 रुपये ट्रांसफ़र किए और उससे कहा कि तुम जो है एनसीबी ऑफिस पहुंचो। इसके बाद ये वहाँ से अपना स्टेशन से पहले वहाँ की लोकल ट्रेन पकड़ के फिर टैक्सी पकड़कर एनसीबी ऑफिस पहुँचता है। वहाँ एनसीबी ऑफिस पहुँचने के बाद ये देखता है कि गोसावी की जो इनोवा कार है MH12JG 3000 ये वहाँ एनसीबी के दफ्तर के बाहर पार्क है। ये 2 अक्टूबर की सुबह की बात आपको बता रहा हूँ। इसके बाद केपी गोसावी वहीं पे रहता है और प्रभाकर से कहता है कि तुम तैयार रहना, मैं तुम्हें आगे मैसेज दूंगा आगे क्या करना है। थोड़ी देर के बाद वो उसे बताता है कि तुम जो है ग्रीन गेट इंटरनेशनल टर्मिनल क्रूज़ जो एनसीबी के दफ्तर से मैंने आपको बताया था 500 मीटर की दूरी पर है, तुम वहाँ पहुँचो। और ये वहाँ जाता है, वहाँ देखता है एनसीबी के तमाम अफसर हैं, समीर वानखेड़े भी मौजूद हैं, फिर ये वहीं पर रहता है। दोपहर 1:23 2 अक्टूबर को प्रभाकर के मोबाइल पर एक मैसेज आता है गोसावी का और वो उसमें कुछ फ़ोटो भेजता है 9:10 और कहता है कि इनमें से तुम जिसको भी देखो टर्मिनल के अंदर दाखिल होते हुए हमें बताना जिसे तुम पहचान जाते हो। इसने कहा कि मैं बाकी लोग चूँकि सब मास्क में थे मैं नहीं पहचान पाया, लेकिन एक को मैं पहचान गया और वो था आर्यन खान। तो मैंने उसको पलट के बताया कि ये आर्यन खान यहाँ पे पहुँच चुका है, बोर्ड हो चुका है। और इसके बाद इसका कहना है कि 4:23 पर गोसावी आता है इसके पास, वहीं टर्मिनल क्रूज़ पे ये अंदर में बैठा हुआ था और कहता है कि आर्यन खान समेत कुल 13 लोगों को एनसीबी ने गिरफ्तार कर लिया है
और फिर ये कहता है कि वहीं वेट करो। कहता हम 7 बजे तक वेट करते रहे, रात करीब फिर 10:30 बज गए। 10:30 बजे तक ये लोग वहीं थे। इस दौरान में बहुत सारी चीज़ें होती रहीं। फिर रात 12:30 बज गए और 12:30 बजे केपी उसने कहा कि गोसावी को उसने देखा कि एनसीबी के एक अफसर के साथ अपनी इनोवा कार में, जो गोसावी की थी, जिसका एनसीबी से कोई ताल्लुक नहीं है, आर्यन खान को बैठाता है और वहाँ से एनसीबी की तरफ चला जाता है और प्रभाकर को वहीं छोड़ देता है। प्रभाकर इसके बाद पैदल वहाँ पहुँचता है एनसीबी ऑफिस। जाकर वो नीचे खड़ा हो जाता है। वहाँ देखता है कि गोसावी का ड्राइवर जो है वो कार में नीचे है। ये दोनों बातें करने लगते हैं। करीब 1 बजे प्रभाकर का कहना है कि ऊपर से गोसावी का फ़ोन आता है कि एनसीबी के दफ्तर के अंदर आ जाओ, कुछ काम है। तो ये एनसीबी के दफ्तर में दाखिल होता है रात करीब 1 बजे। अंदर जब दाखिल होता है तो वहाँ पर इसे एक अफसर मिलते हैं। इसने कहा कि उनका नाम सालेकर था, ये एनसीबी के थे। सालेकर ने उसके सामने 9-10 पन्ने रखे, सादे कागज़ थे। कहा इस पर साइन करो। गोसावी ने कहा कर दो, पंचनामा है। तो इसने कहा लेकिन ये तो प्लेन पेपर है, मैं कैसे करूँ। तब इसका कहना है कि वहीं पे समीर वानखेड़े खड़े थे। अचानक वो मराठी में बोलते हैं कि कर दो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसने कहा कि मैंने सारे पेपर पे साइन कर दिए। इसके बाद उसकी आईडी मांगने के लिए फिर सालेकर ने कहा अपना आधार कार्ड दो। इसने कहा आधार कार्ड तो मैं लेके नहीं चलता हूँ, मेरे मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी है, आप अपना मुझे मोबाइल नंबर दीजिए, मैं आपको व्हाट्सअप कर देता हूँ। फिर ये सालेकर जो एनसीबी के अफसर हैं वो उसे अपना मोबाइल नंबर देते हैं। वो मोबाइल नंबर भी इसमें दर्ज है। इस मोबाइल पे प्रभाकर अपने मोबाइल से अपना आधार कार्ड व्हाट्सअप कर देता है और इसके बाद वो फिर नीचे आ जाता है। उसे खाना वाना भी देते हैं एनसीबी के अफसर। और ड्राइवर के लिए भी एक पैकेट खाना देते हैं। वो नीचे आ जाता है खाना लेकर नीचे आता है। उसके थोड़ी देर के बाद ही अचानक केपी गोस्वामी भी फिर नीचे आ जाता है और नीचे ही एक शख्स से मिलता है जिसका नाम उसने बताया कि मैंने सुना सैम डिसूजा, जिसको मैं पहले से नहीं जानता था। और ये एनसीबी दफ्तर के बाहर की बात है। सैम इसके बाद गोसावी से करीब 5 मिनट तक बात करता है और फिर बात करने के बाद ये लोग कार में बैठ जाते हैं और फिर वहाँ से निकल पड़ते हैं। निकलने के बाद ये लोग लोअर परेल ब्रिज के पास पहुँचते हैं, बिग बाज़ार के करीब। वहाँ जाने के बाद कार रुक जाती है। अब गोसावी और वो बात कर रहा है और साथ में प्रभाकर उसी कार में बैठा हुआ है, इनोवा में। तभी वो पहली बार सुनता है, किसी से फ़ोन करता है गोसावी और फ़ोन पे कहता है कि तुमने 25 करोड़ रुपए का बम फोड़ दिया है, चलो 18 करोड़ में फाइनल करते हैं, क्योंकि हमें इनमें से 8 करोड़ रुपए समीर वानखेड़े को भी देने हैं। ये बात प्रभाकर ने अपनी कानों से सुनी। कहता है इसकी बातचीत के थोड़ी ही देर के बाद वो लोग वहीं वेट कर रहे थे, तभी एक मर्सिडीज़ कार आती है। मर्सिडीज़ कार से एक लेडी उतरती है। ये लेडी कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी थी। अब इसके बाद गोसावी, पूजा ददलानी और सैम नाम का वो शख्स तीनों मर्सिडीज़ में बैठ जाते हैं और अगले करीब 15 मिनट तक इन तीनों के बीच में बातचीत होती है। 15 मिनट के बाद अचानक गोसावी नीचे उतरता है, सैम नीचे उतरता है, पूजा ददलानी शाहरुख के मैनेजर वहाँ से अपनी मर्सिडीज़ में वापस चली जाती हैं। फिर ये नीचे आने के बाद इसे कहता है कि ये पहुँचते हैं एक नया इंडियाना होटल के करीब और गोसावी कहता है प्रभाकर से कि यहाँ से उसे कुछ पैसे कलेक्ट करने हैं। उसके बाद ये लोग पैसे कलेक्ट करते हैं और फिर उन पैसों को बैग में रखते हैं और पैसे को बैग में रखने के बाद फिर ये लोग वाशी के लिए चले जाते हैं। वाशी जाने के बाद अगले दिन सुबह बल्कि शाम को गोसावी कहता है प्रभाकर से कि ये पैसे जो हैं तुम एक ट्राइडेंट होटल के करीब एक शख्स मिलेगा, उसका नंबर दिया और बल्कि सैम का जो नंबर है, सैम का नंबर भी उसने दिया हुआ है कि इस नंबर पे है। तो उसने कहा कि ये पैसे उसे दे देना। इसके बाद प्रभाकर बैग में पैसे लेकर वहाँ पहुँचता है अपनी इनोवा कार में और वहाँ जाकर उस शख्स को पैसे देता है। लेकिन जब वो बैग में पैसे गिनता है तो वो 50 लाख नहीं थे बल्कि 38 लाख थे। इसके बाद वो पैसे देकर वहाँ से निकल लेता है। उसका कहना है कि इसके बाद अचानक गोसावी गायब हो गया। फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन नहीं मिल रहा, मैं उसका मुलाजिम हूँ, बॉडीगार्ड हूँ। उसके बाद धीरे धीरे 3, 4, 5, 6 अक्टूबर आ गए। इधर ये खबर सुर्खियों में आ गई, गोसावी की तस्वीर सोशल मीडिया पर आ गई। तब उससे पूछा गया कि ये सारी जो कहानी आप बता रहे हो कि रात को पैसे की डील हो रही है, अब 18 करोड़ में सेटल करना है, तो उसमें और पूजा ददलानी शाहरुख की मैनेजर है, तो यहीं पे सवाल उठा कि क्या 25 करोड़ पहले और 25 में नहीं बात बनी तो 18 करोड़ में ये शाहरुख खान से के ज़रिए डील होनी थी कि आप पैसे दे दो, आर्यन का नाम इससे बाहर कर देंगे, उसको घर भेज देंगे, और इसलिए तब तक उसको ऑफिशियली गिरफ्तार नहीं दिखाया। या फिर
और भी उनमें जो बच्चे शामिल थे उन सबको मिलाकर 18 करोड़ लेने थे और इनमें से 8 करोड़ समीर वानखेड़े को देने थे। तो कहा गया ये जब ये सारी चीज़ें थी, तुम तो एक विटनेस हो, तुमने पंचनामे पे साइन किया है, तो तुम 20 दिन तक क्या कर रहे थे? क्योंकि 2 अक्टूबर को गिरफ्तार हुआ, बल्कि 22 दिन। अब तुमने 24 तारीख को क्यों ये फैसला किया कि तुम्हें सच बताना है, मीडिया में स्टेटमेंट देना है, एफिडेविट जारी करना है? तो प्रभाकर का कहना था कि बहुत उसने कोशिश की गोसावी से संपर्क करने की, कांटेक्ट करने की, वो मिला नहीं। इसके बाद उसे अचानक मनसुख हिरेन याद आ गया एंटीलिया केस में। उसने कहा कि वो भी एक गवाह था, एक विटनेस ही था एक तरह का, उसकी गाड़ी थी, सचिन वाजे इंस्पेक्टर था और मनसुख हिरेन का कत्ल हो गया। बोला मुझे डर लग रहा है कि या तो फिर मेरा भी ना कत्ल हो जाए या मुझे किडनैप ना कर ले एनसीबी के, तो अपनी जान बचाने के लिए मुझे सच बोलना पड़ रहा और इसीलिए मैं सामने आया हूँ, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं एफिडेविट दे रहा हूँ, ताकि मेरी कम से कम जान ना जाए। अब ये एक संगीन इल्ज़ाम एक सरकारी अफसर पर लगा है कि ये पैसे की डील हो रही है, पैसों के लिए ही ये रेड मारी गई, पैसों के लिए ही आर्यन को पकड़ा गया। और समीर वानखेड़े के ऊपर लगातार ये उंगलियां पहले भी उठती रही थी, नवाब मलिक और इनके ज़रिए। अब यहाँ पे 2 बड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। एक, क्या एक ईमानदार अफसर जो अपना काम कर रहा है, जो अपनी जांच को आगे बढ़ा रहा है, उसको रोकने के लिए, उस पर दबाव डालाने के लिए इस तरह से चीज़ें की जा रही हैं? दूसरा, क्या गवाहों को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है? क्योंकि ये एनसीबी का गवाह है, लेकिन अब एनसीबी के ही खिलाफ है और हमारे देश में ऐसा 1-2 बार नहीं, हज़ारों मिसाल हैं जब गवाह टूटते हैं, गवाह बदल जाते हैं, गवाह बिक जाते हैं। तो अब यहाँ पे भी है कि क्या दबाव में ताकतवर लोग, मंत्री, सरकार, वो इस प्रभाकर का इस्तेमाल कर रहे हैं या प्रभाकर जो कह रहा है सच कह रहा है? अब यहाँ पे कि सच झूठ का फैसला कैसे होगा? पुलिस, बाकी एजेंसियाँ अपने हिसाब से काम करती हैं। मैं अपने तजुर्बे से क्राइम रिपोर्टिंग जो करता हूँ उसमें कुछ चीज़ें जो पूरी एफिडेविट में पढ़ी हैं, मुझे लगता है कुछ चीज़ों का तो बहुत आसानी से हम पता लगा सकते हैं। पहला, एनसीबी के दफ्तर वो सैम नाम का था। ये जो सैम नाम का कैरेक्टर है बहुत ही रहस्यमयी है। इसका मतलब है कि ये बीच में मंडावली कर रहा था। अगर है सच्चाई कहानी है तो फिर ये है कि रिश्वत लेना और देना, पहुंचाना, तो ये या तो एनसीबी के लिए दलाली का काम कर रहा है या फिर उसका काम ही यही है। अगर वो शख्स और ये लोग एनसीबी के दफ्तर के बाहर मिले थे, सीसीटीवी कैमरा मुंबई में हर जगह है, आसानी से उस रात का टाइम और सब कुछ लिखा हुआ है, पता चल जाएगा। लोअर परेल ब्रिज के नीचे 2 और 3 अक्टूबर की रात मर्सिडीज़ कार में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी पहुंचती हैं, गोसावी सैम से बात करती हैं, जो प्रभाकर ने एफिडेविट में दावा किया है। इसका सच भी आसानी से पता चल सकता है। सीसीटीवी फुटेज हर जगह है कि क्या लोअर परेल ब्रिज के नीचे उस वक्त उस रात कोई मर्सिडीज़ कार आई जिसका नंबर ये था। ना भी हो, मन्नत के बाहर भी सारे कैमरे लगे हुए हैं बांद्रा में, और मैं कई बार गया हूँ वहाँ पे, हर तरफ चूँकि वीवीआईपी एरिया है पूरा, सारे सीसीटीवी हैं। तो घर से निकलते वक्त, वहाँ जाते वक्त वो सारा आप रास्ता कवर कर सकते हैं। जिस ट्राइडेंट होटल के बाहर 50 की जगह 38 लाख रुपए दिए गए, उस ट्राइडेंट होटल के बाहर के कैमरे से प्रभाकर की गवाही को परखा जा सकता है। इसके अलावा चाहे वो पूजा ददलानी हो, चाहे सैम हो, चाहे गोसावी हो, चाहे प्रभाकर हो, चाहे सालेकर जिसका नंबर दिया था, जिसको उसने अपने व्हाट्सएप चैट पे अपना आधार भेजा था, इनके फ़ोन के कॉल डिटेल के हिसाब से इनका लोकेशन 2 और 3 अक्टूबर की रात का आसानी से पता चल सकता है कि कौन कहाँ था और प्रभाकर कितना सच बोल रहा है। अगर लोअर परेल के नीचे ब्रिज के रात को पूजा ददलानी, इस केस के 2 अहम गवाह केपी गोसावी, प्रभाकर, सैम, इनसे मिल रही हैं, तो प्रभाकर के दावे में दम है। और ऐसी कोई मुलाकात नहीं होती, इसका मतलब है कि वो झूठ बोल रहा है। तो ये वो सारी चीज़ें। हालांकि इसमें एक चीज़ और, उसने एक वीडियो भी दिया है प्रभाकर ने हमारे सहयोगी कमलेश सुतार को। ये वीडियो एनसीबी ऑफिस का उसी 2 अक्टूबर की रात का है जब आर्यन खान एनसीबी के दफ्तर में मुंबई में बैठा हुआ है। और इस वीडियो को प्रभाकर का ये कहना है कि उसने छुप के बनाया है, शूट किया है, ताकि किसी एनसीबी अफसर बाकी को पता ना चले, इवन गोसावी को पता ना चले। इस वीडियो में ये दिखाया गया है कि आर्यन बैठा हुआ है और ये जो गोसावी है जिसके सर पे बाल नहीं है, वो मोबाइल को स्पीकर पे डालता है और आर्यन की तरफ वो बढ़ाता है और आर्यन किसी से बात कर रहा है, यानी कि गोसावी उसकी किसी से बात करा रहा है। अब वो कौन शख्स है, किस चीज़ की बात हो रही है? या तो ये बात नहीं हो रही कि हाँ भाई देखो, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, एनसीबी की कस्टडी में लो बात करो, जैसे आमतौर पे किडनैपिंग में होती है कि किडनैप कर लिया, आप यकीन नहीं करते तो लो अपने बच्चों से बात करो। तो वो था, कोई डीलर था या ख़ुद फ़ोन पे उस वक्त
आर्यन के कोई फैमिली मेम्बर या मैनेजर, पूजा दल्लानी, कौन, क्योंकि उसके बाद ये सारी मुलाकात होती है। तो ये सारी चीज़ें, सारी फैक्ट्स आपके सीसीटीवी कैमरे और उससे आसानी से बाहर आ सकते हैं। ये तो रहा कहानी का एक पहलू। अब दूसरा, ये पहली बार ऐसा हुआ कि इस प्रभाकर के स्टेटमेंट, एफिडेविट और बयान और इंटरव्यू के बाद एक हंगामा मचा और खुद एनसीबी और समीर वानखेड़े को सामने आना पड़ा। एनसीबी और समीर वानखेड़े ने आज कोर्ट का रुख किया और कोर्ट में जाकर उन्होंने ये कहा कि इस पूरी जांच को भटकाने के लिए, एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े को बदनाम करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन को डीरेल करने के लिए कुछ लोग जानबूझकर ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं और ये सारे इल्ज़ाम बकवास हैं, बेबुनियाद हैं। इसलिए इस मामले में ऑलरेडी एनसीबी के डायरेक्टर को लिखा जा चुका है। वो अपनी तरफ से इसकी जांच करा रहे हैं। जब तक वो जांच पूरी ना हो जाए, मुकम्मल ना हो जाए, मुंबई पुलिस या अदालत अपनी तरफ से कोई एक्शन ना ले समीर वानखेड़े के खिलाफ। इसी तरह का एक लेटर समीर वानखेड़े ने कल मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी लिखा, नरवाले साहब को, और वो ये लिखा कि इस केस की जांच को भटकाने के लिए कुछ लोग साजिश रच रहे हैं, उन्हें बदनाम करने, उन पर झूठे इल्ज़ाम लगाने और उन्हें जेल भेजने के लिए, और इससे जांच भटक जाएगी। इसलिए हमारी इंटरनल ऑलरेडी जांच चल रही है, तो मुंबई पुलिस ऐसी कोई कार्रवाई मेरे खिलाफ ना करे। अब ये क्यों ऐसा लेटर लिखना पड़ा या कोर्ट जाना पड़ा, उसकी वजह यह है कि एक सरकारी अफसर के ऊपर जब करप्शन, उगाही के इल्ज़ाम लगते हैं तो फिर आपको एंटी करप्शन और बाकी इन सारी चीज़ों से होकर गुजरना पड़ता है। फिर वही याद आपको दिलाऊंगा कि सिर्फ उगाही के इल्ज़ाम लगे थे अनिल देशमुख पर, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर थे, उनकी कुर्सी गई। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह पर लगी, तबादला हो गया। तो यहाँ पे भी एक अफसर पर इल्ज़ाम है, मुंबई के जोनल हेड समीर वानखेड़े पर। अब कितना सच कितना झूठ, जाहिर सी बात है इसकी जांच के बाद ही होगा, जो भी सच होगा। लेकिन विजिलेंस ने अपनी इंक्वायरी शुरू कर दी है। अब विजिलेंस ने इंक्वायरी शुरू कर दी, उसके ऊपर भी बहुत सारे लोग सवाल उठ रहे हैं कि आपने इंक्वायरी तो शुरू कर दी, लेकिन समीर वानखेड़े अभी अपने पोस्ट पर हैं, तो फिर फ्री एंड फेयर इंक्वायरी कैसे होगी। तो अब सवाल ये है कि क्या इस इंक्वायरी के दौरान समीर वानखेड़े को हटाया जाना चाहिए, या तब तक जब तक रिपोर्ट ना आ जाए उनको किनारे कर देना चाहिए, या उनका तबादला कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें उठ रही हैं। इस दौरान में एक और भी किया, नवाब मलिक ने आज एक नया इल्ज़ाम मढ़ दिया है और उन्होंने कहा है कि जो समीर वानखेड़े, उन्होंने अपना बर्थ सर्टिफिकेट जो है, जिसमें जाति प्रमाण सर्टिफिकेट होता है, वो उन्होंने गलत दिया है। उनका कहना है कि उन्होंने उसमें बर्थ सर्टिफिकेट में उनके फादर का जो नाम है वो समीर दाऊद वानखेड़े है, लेकिन असली नाम उनका नामदेव वानखेड़े है। ये मुंबई के पुलिस में काम कर चुके हैं। तो उनका ये कहना था कि ये पूरी इन्होंने इस चक्कर में अपने जाति प्रमाण पत्र को बदल दिया है। हालांकि अभी उसके ऊपर कोई वो आई नहीं है, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने ट्वीट भी किया है। तो कुल मिला के इल्ज़ामों का दौर जारी है। उधर गौरी खान आज 23 दिन बाद पहली बार अपने बेटे आर्यन खान से मिलने ऑर्थर रोड जेल भी पहुंची। शायद समीर वानखेड़े कल दिल्ली में होंगे, एनसीबी के डायरेक्टर से मुलाकात होगी यहाँ ऑलरेडी। ये हालांकि ये मीटिंग उनकी पहले से शेड्यूल थी, मुझे मालूम है। अब लेकिन इस नई चीज़ों पे बात होगी। अब कुल मिलाकर सवाल ये है, एक केस शुरू हुआ, एक जांच हो रही है। अब ये एक पक्ष ये कह रहा है कि एक ईमानदार अफसर है तो उसको सज़ा दी जा रही है, उसको तरह तरह से तंग किया जा रहा है। दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि अगर इल्ज़ाम है तो उसकी जांच होनी चाहिए, और ये उगाही है तो फिर कल्प्रिट को सज़ा मिलनी चाहिए। तो कहानी शुरू हुई आर्यन खान की गिरफ्तारी से, लेकिन अब खुद एनसीबी रडार पर है, एनसीबी निशाने पर है, और एनसीबी की बड़ी फजीहत भी हो रही है। आने वाले दिनों में ये केस क्या रंग लेगा, कैसे करवट बदलेगा, मुझे भी नहीं मालूम। हालांकि पहली नज़र तो सबकी है कल, क्योंकि कल 26 अक्टूबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई है, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगर कल परसों में ज़मानत मिल गई तो ठीक, वरना फिर कोर्ट की छुट्टी है, फिर दिवाली है, त्यौहार का सीज़न है, तो कहीं ये ना हो कि दिवाली भी मन्नत के बाहर ऑर्थर रोड जेल में काटनी पड़े। तो सबकी निगाह कल पे है। हालांकि ज़्यादातर लोगों का कहना है कि शायद बॉम्बे हाई कोर्ट का पुराना रिकॉर्ड देखें तो ऐसे मामलों में ज़मानत दे देती है, लेकिन आजकल कोर्ट के रुख और रवैये के बारे में पहले से कुछ कहना एक तरह से रिस्क लेना है। तो जो भी चीज़ें होंगी अब कल होंगी। तो ये थी पूरी कहानी। हालांकि आज मुझे कहानी कुछ और सुनानी थी, लेकिन मुझे लगा कि ये नया डेवलपमेंट है, नई चीज़ें हैं, आप तक पहुंचानी ज़रूरी है। और आज कई चीज़ें एक साथ थी, बहुत सारे मीटिंग, मंडे बहुत हेक्टिक होता है, तो आज नोट करके नहीं लाया। एक वादा है कि जिन जिन लोगों के बर्थडे विशेष थे आज,
थोड़ा बिलेटेड कर दूंगा, कल कर दूंगा, लेकिन कल नोट करके ज़रूर लाऊंगा। लेकिन जितने भी क्राइम तक फैमिली मेम्बर्स के जन्मदिन हैं, बर्थडे हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से। आप लोग हमेशा अच्छे रहें, खुश रहें, और वादा है कल नाम के साथ फिर मैं इस आज की कमी को पूरा करूँगा। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।